हाय, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 12th का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो ये जो वीडियो है इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी आपके फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें, या जो भी चैप्टर हम करेंगे उसके सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम इस वीडियो का जो लाइक टारगेट रखते हैं वो 100 रखते हैं। तो जो भी इस चैनल में आ चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें। सो हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि हमारे चैप्टर का नाम ही है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आए हमें अपने कंट्री इंडिया को बनाने में। सो हमें ये बात पता है कि हमारा जो कंट्री है वो ब्रिटिशर्स के अंडर रूल में था, यानी कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल जाती। अब जैसे ही हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलती है तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस वाली बात कैसे आ जाती है हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है इसी टाइम पीरियड में हमारे कंट्री का पार्टीशन हो जाता है। जब कंट्री का पार्टीशन होता है इस टाइम पीरियड में तो हमारा जो कंट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? पहला जो आपका होता है वो होते हैं आपके प्रिंसली स्टेट्स। दूसरा जो होता है वो पाकिस्तान होता है आपका। और पाकिस्तान भी 2 पार्ट में होता है। पहला जो होता है वो होता है वेस्ट पाकिस्तान, एंड सेकेंड वन इज ईस्ट पाकिस्तान, एंड थर्ड वन इज ब्रिटिश इंडिया जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं। अब कंट्री जैसे ही 1947 को इंडिपेंडेंट होता है तो हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जवाहरलाल नेहरू एक स्पीच देते हैं जिसका नाम होता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। स्पीच का क्या नाम होता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इस स्पीच को देते हुए, कंट्री को एड्रेस करते हुए, आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं पहले जनरल इलेक्शन के बाद, जवाहरलाल नेहरू, वो ये चीज बताते हैं कि हमारा कंट्री इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया है लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन में इंडिपेंडेंट हुआ है जिसमें कंट्री का पार्टीशन हो गया है। अब एक तरफ हमें इंडिपेंडेंस मिली कॉलोनियल रूल से, दूसरी तरफ ये था कि हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया। अब जैसे ही पार्टीशन होता है, जैसे कि हमने देखा कि पार्टीशन हुआ तो हमारा कंट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है कि हम कैसे नेशन डेवलप करेंगे, यानी नेशन कैसे बनाएंगे। सो सबसे बड़ा चैलेंज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे लिए आता है, तो वो ये आता है कि हम कैसे अपनी कंट्री को सेव करेंगे, कैसे हम अपनी कंट्री को यूनाइट करेंगे। अब यूनाइट वाली बात कहाँ से आ जाती है? क्योंकि पहले क्या था, इंडिया में 2 तरह की स्टेट होते थे। एक तो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, दूसरे आपके प्रोविंशियल स्टेट्स होते थे। जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वहां पे किंग रूल होता था, और प्रोविंशियल स्टेट्स जहाँ पे होते थे वहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे। तो जैसे ही हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट होता है तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम अपने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके रखें, उनको के साथ कुछ एकोमोडेटिव नेचर रखें ताकि सोसाइटी से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी इरेडिकेट की जा सके, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो एक बाई इकोनॉमी स्ट्रांग थे। तो जो पहला चैलेंज ये था कि एनी हाउ हमें क्या करना है, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इज द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके बाद आता है आपका सेकंड चैलेंज ये था कि जो अब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो लोगों को, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनसे एक होप थी कि हमारी कंट्री में जैसे हमारा कंट्री आजाद होगा तो हमारे कंट्री में क्या आएगी? अच्छा, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल। तो चैलेंज ये था कि कैसे हम अपनी कंट्री इंडिया में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करें। एंड थर्ड चैलेंज इज दैट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हमारे लिए थर्ड चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम सोसाइटी बहुत पुअर थी। हमारे पास ना तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे, और हमारी कंट्री में जब इतनी ज्यादा पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की भी वजह से थी, तो इसको इरेडिकेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज डेवलपमेंट भी था। तो जैसे ही देश आजाद होता है आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारे लिए 3 बेसिक बिग चैलेंजेस थे। पहला ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको इंटीग्रेट करके रखा जाए। दूसरा चैलेंज ये था कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर कैसे करेंगे। एंड थर्ड चैलेंज इज द डेवलपमेंट, कि हम इस चीज को इंश्योर कर दें अपनी जनता को कि दैट वी विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब ये बात हमें पता चल गई कि 14 और 15 अगस्त 1947 में
पार्टीशन हुआ, जैसे ही हमारा पार्टीशन होता है तो दो नए स्टेट आपके एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद दो कंट्री या दो जो नेशन स्टेट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। अब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे जो पीपल थे, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। अब पार्टीशन के दौरान जब मूवमेंट हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने घर खो दिए, अपनी प्रॉपर्टी खो दी, एंड बहुत सारे लोग तो कम्युनल वायलेंस के विक्टिम बन गए। अब पार्टीशन हो रहा है, पार्टीशन में जो मास मूवमेंट हो रहा है लोगों का, इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोग इंडिया आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ। अब मुस्लिम मेजोरिटी को देखते हुए दो जो स्टेट क्रिएट हुए थे वो थे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा था तो लॉन्ग इंडियन टेरिटरी थी। जैसे अब ये देखो, ये आपका इंडिया का मैप है। अब इंडिया का मैप है, यहाँ पे था आपका वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे था ईस्ट पाकिस्तान। अब बीच में कौन सा टेरिटरी पड़ रहा है? यहाँ पे आपका इंडिया पड़ रहा है बच्चा। अब इंडिया पड़ रहा है तो लोगों के लिए काफी दिक्कत का विषय था कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बीच में इंडिया आ रहा है। अब देखो, एक लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम लोग फ्रंटियर गांधी से के नाम से भी जानते हैं। वो कभी भी पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे, बट फिर भी उनके अपोजिशन के कारण जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसको पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाता है। अब जैसे ही पार्टीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट को सफर करना पड़ता है तो वो आपके पंजाब और बंगाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रॉमा यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले स्टेट्स आपके पंजाब एंड बंगाल होते हैं। क्यों? वेस्ट फ्रंट में पंजाब यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, यानी तो ये जो स्टेट थे पार्टीशन के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं को फेस करनी पड़ी। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन के रिजल्ट क्या हुआ? अब पार्टीशन हो गया, मास मूवमेंट हो गया, लोग इधर से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में होता क्या है, आखिर पार्टीशन के क्या रिजल्ट आते हैं? सबसे पहली बात, जो 1947 में पार्टीशन होता है, ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मतलब ट्रेजिक ट्रांसफर होता है पॉपुलेशन का, बहुत मास मूवमेंट में। आज तक के 1947 की हिस्ट्री में इतना ज्यादा ट्रांसफर पॉपुलेशन का नहीं हुआ। तो पहला कॉन्सिक्वेंस यही था कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, लार्जेस्ट अमाउंट में पॉपुलेशन इधर से उधर होती है। अब जो दोनों साइड के माइनॉरिटीज थे वो बॉर्डर फ्लड करके आ रहे थे, अब यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको एक टेम्परेरी शेल्टर दिया जा रहा है जिसको हम लोग रेफ्यूजीज कैंप बोलेंगे। अब जो भी माइनॉरिटीज पाकिस्तान से इंडिया आ रही वो कहाँ पे रुक रहे हैं? रेफ्यूजीज कैंप में रुक रहे हैं, यानी टेंट बने हुए हैं, वहां से आ रहे हैं और रेफ्यूजीज कैंप में रुक रहे हैं। इसके साथ साथ पार्टीशन के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी को फेस करना पड़ा तो वुमेन्स थी। वुमेन्स वर रेप्ड एंड अटैक्ड, दे वर आल्सो किल्ड फोर्सफुली। उनको कन्वर्जन कराया गया अदर रिलीजन्स में, उनके साथ जबरदस्ती मैरिज की गई। तो सबसे ज्यादा पार्टीशन का अगर रिजल्ट यानी सबसे ज्यादा सफर किया तो वो वुमेन्स ने ही किया। इसके साथ साथ दोनों कंट्री की जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो पार्टीशन हैंडल करने में फेल हो जाती है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। अब लॉस प्रॉपर्टी के कैसे हुआ? मान के चलो कोई कैंडिडेट पाकिस्तान में रह रहा है, अब पाकिस्तान से वो इंडिया में आ रहा है। अब पार्टीशन के दौरान इतना ज्यादा मास मूवमेंट ट्रांसफर हो रहा है और इतनी जल्दी हो रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं बेच पा रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है? उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो रहा है। बहुत ज्यादा लोगों ने कम्युनल वायलेंस किया, मतलब कम्युनल वायलेंस इतना ज्यादा अमाउंट में हुआ कि लोग आ तो रहे थे ट्रेन में, लेकिन वो रेफ्यूजीज कैंप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जो पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस थे, रिजल्ट थे, वो यही थे। सबसे मेन बात ये थी कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में पॉपुलेशन का ट्रांसफर हुआ। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज ने फ्लड किया, रेफ्यूजीज कैंप में रुके आके, women's were raped, attacked and killed, also they were converted into another religion। फिर इसके बाद जो दोनों कंट्री की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इसके साथ साथ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस करी और बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस यानी जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वायलेंस था उसके शिकार बने। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करके रखना, यानी जोड़ के रखना। अब ब्रिटिश इंडिया के दौरान यानी उस टाइम दो तरह की प्रोविंसेस होती थी। पहला ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, जिनको हम लोग प्रोविंशियल स्टेट
हैं, और दूसरा आपके प्रिंसली स्टेट। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, इनको इंडियन प्रिंस यानी किंग रूल किया करते थे। और जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे, यानी जिनको हम लोग प्रोविंशियल स्टेट कहते थे, ये डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। तो अब जैसे ही कंट्री हमारा इंडिपेंडेंट होता है, उस टाइम हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स होते हैं। अब उनमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। तो उनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कौन से आपके प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था। तो उसमें पहला था आपका त्रावणकोर, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। इन्होंने इनिशियली मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ में इन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, हमें कैसे भी करके इंडियन यूनियन में प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करना है, शामिल करना है। अब जैसे ही हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट होता है, उस टाइम के लिए हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बना देते हैं। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, इसके हेड होते हैं आपके सी राजगोपालाचारी। इंटरिम गवर्नमेंट का हेड सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये सबसे पहला जो काम करती है कि इंडिया को स्मॉल प्रोविंसेस में डिवाइड ना हो, इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहली जो पॉलिसी होती है इंटरिम गवर्नमेंट ही बनाती है इंटीग्रेशन करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स के। अब जो गवर्नमेंट की अप्रोच होती है, गवर्नमेंट तीन कंसिडरेशन पे काम करती है। पहली बात तो ये होती है कि जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, वो क्लियरली इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। अब जो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, उनको जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है हमारी, प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल कर लेती है। इसके बाद जो शामिल नहीं हो रहे होते हैं, उनके लिए एक कुछ फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी दे दी जाती है कुछ रीजन्स में। जैसे मान के चलो एक प्रिंसली स्टेट्स ए है, ये एक प्रिंसली स्टेट है, अब इसको इंडिया में शामिल करना है। तो अब ये ऐसे तो मतलब हो सकता है इसकी कुछ पॉलिसीज हो, तो कुछ टेरिटोरियल कंट्रोल इसको दे दिया जाता है, मतलब कुछ एरिया पे इसको स्पेशल ऑटोनॉमी मिल जाती है। तो इस तरह से प्रिंसली स्टेट्स को शामिल। दूसरा ये कि जो कंसोलिडेशन है टेरिटोरियल बाउंड्रीज का, वो नेशन उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस देता है, यानी कि ये जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, इस पे कंट्रोल किसका होगा, वो इंडियन यूनियन का कंट्रोल होगा। तो गवर्नमेंट की जो अप्रोच होती है, सबसे पहली अप्रोच यही होती है कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स तो खुद से ही चाहते हैं इंडियन यूनियन में शामिल होना, जो नहीं होना चाहते उसको कुछ फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी दे दी जाती है। और जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, हम उसको एक सुप्रीम इंपॉर्टेंस की नजर से देखते हैं। तो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट तो ये बात चाहती है कि प्रिंसली स्टेट को हम क्या करें, इंटीग्रेट करें एनी हाउ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। मतलब ये कि कैसे हिंदुस्तान ने या इंडियन यूनियन ने प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ शामिल किया। तो सबसे पहली चीज ये कि जो बहुत सारे रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने खुद ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन नाम के डॉक्यूमेंट में साइन कर दिए। लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इनको शामिल करने में गवर्नमेंट को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो एट इनिशियल स्टेज इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन 1948 में, सितंबर 1948 में हैदराबाद को इनिशियल रेजिस्टेंस यानी जबरदस्ती इंडियन यूनियन में मर्ज कर लिया जाता है बाई मिलिट्री ऑपरेशन। जब हम लोग हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पूरी स्टोरी जानेंगे कि कैसे हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल कर दिया। हैदराबाद में रूल करते थे बच्चा निजाम्स। कौन रूल करता था हैदराबाद में, हैदराबाद वाज रूल्ड बाय निजाम्स। और निजाम्स पूरे वर्ल्ड के उस टाइम के सबसे रिचेस्ट प्रिंस हुआ करते थे। अभी दे आर द मोस्ट रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट। तो अब ये आसानी से तो इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में रिफ्यूज कर दिया था इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए। इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो मणिपुर को भी अपने साथ मर्ज करने में सक्सेस हो जाती है सितंबर 1949 में। और जो मणिपुर के उस टाइम के किंग होते हैं बोध चंद्र सिंह, उनको जो प्रेशराइज करके इंडियन गवर्नमेंट जो वहाँ के लेजिस्लेटिव में असेंबली होती है, उससे बिना कंसल्ट किए मणिपुर को इंडियन यूनियन में शामिल कर लेती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में ये है कि कैसे इंडियन यूनियन ने प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ मर्ज किया। सो जो हैदराबाद और मणिपुर है, वहां पे हम लोगों ने प्रेशराइज करके इनको अपने साथ शामिल किया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है
कि कैसे हमने अपने स्टेट्स बनाए। तो जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब नेशनल कांग्रेस जब नेशनल मूवमेंट्स लीड कर रही थी, उसी टाइम इन्होंने डिमांड की थी कि इंडिया में जो स्टेट्स होंगे वो कैसे होंगे? लिंग्विस्टिक बेसिस में होंगे। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के आधार पे हम लोग स्टेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, तो ये जो आइडिया है इसको हम लोग पार्टीशन की वजह से कुछ टाइम के लिए स्किप कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए पहले यही था कि कैसे हम प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ इंटीग्रेट करें। इसलिए फिर काफी लंबे समय के बाद दिसंबर 1952 में जो आंध्र प्रदेश है उसको हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट करते हैं। ये और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट होता है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया जाता है। और ये टाइम क्या होता है? दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट कर दिया जाता है। अब जो गवर्नमेंट है, अब सारे लोग ये चाहते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट हो। अब लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट हो तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक कमीशन बना देती है जिसका नाम होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है ये बनाया जाता है 1953 में। और ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसका काम ये होता है कि कैसे स्टेट्स यहाँ पे लैंग्वेज बेसिस पे बनेंगे। तो जो कमीशन है ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि जो लैंग्वेज है या स्टेट्स है उनकी बाउंड्री लैंग्वेज के बोली जाती है। तो इस बेसिस पे हमें थोड़ा डिफिकल्टी होगी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने में। फिर फाइनली जाके स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, तो उस टाइम जो हिंदुस्तान है या इंडिया है वहां पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि जो पहला स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाया गया वो था आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश आपका कब बनाया गया था? दिसंबर 1952 में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भारत सरकार ने 1953 में यानी 1953 में इसको बनाया था इस बेसिस पे ताकि हम जो हमारे स्टेट्स है लैंग्वेज बेसिस पे बनाना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। फिर फाइनली जाके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, जिसके बाद हमारे कंट्री में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन होता है। अब हम इस चैप्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो देखो सबसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, अब जो फर्स्ट स्पीच थी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट स्पीच दी थी ऑन एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947। और इस स्पीच का नाम था बच्चा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इस स्पीच में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हुए ये बात बताई थी कि हमारा जो देश है जो हमारी कंट्री है इंडिया वो इंडिपेंडेंट तो हो गई लेकिन एक ऐसे सिचुएशन में इंडिपेंडेंट हुई है जिसमें हमारे देश का पार्टीशन हो गया। यानी अब इंडिया जो पहले पाकिस्तान में इंडिया का पार्ट था, अब जो कंट्री है उसका पार्टीशन हो गया, एक पार्ट इंडिया है और दूसरा पार्ट आपका पाकिस्तान है। इसके साथ साथ जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस अब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे कंट्री के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था, पहला चैलेंज यही था कि हमारा जो नेशन है उसको हम कैसे यूनाइटेड कंट्री बना के रखें यानी यूनाइट करके कैसे रखें। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि कैसे हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को डेवलप करें या डेमोक्रेसी कैसे स्टेब्लिश करें। एंड थर्ड चैलेंज हमारे लिए सबसे बड़ा ये था कि कैसे हम डेवलपमेंट इंश्योर करें या डेवलपमेंट कैसे करें फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कैसे हम अपनी सोसाइटी से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करेंगे, कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमें डेवलपमेंट इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये तीनों हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस थे। इसके साथ साथ टू नेशन थियरी प्रोपाउंड की थी यानी टू नेशन थियरी दी थी आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब टू नेशन थियरी जो दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बेसिकली फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स के लिए थी, यानी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट्स होने चाहिए। जो कि रिजल्ट एज ए रिजल्ट हमने देखा कि टू नेशन थ्योरी की वजह से ही हमारा पार्टीशन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान में। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की। इसके साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसको भी जबरदस्ती शामिल कर लिया जाता है
और पंजाब और बंगाल में सबसे ज्यादा जो रिलीजियस मेजोरिटीज हैं उनको ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग पार्टीशन। अब कंट्री का पार्टीशन 1947 में हुआ, ये सबसे ज्यादा अनप्लान्ड, या ये कह सकते हैं कि सबसे टफेस्ट या सबसे ज्यादा ट्रेजिक पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ, वो पार्टीशन टाइम पे हुआ 1947 में। अब जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम यही थी कि जो कंट्री था वो बहुत सारे कम्युनिटी जोन्स में डिवाइड हो गया, यानी लोगों में सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस फैल गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बहुत सारी सोशल सफरिंग सफर करी लोगों ने, जो शेल्टर्स लिए रेफ्यूजी कैंप में आकर, विमेन्स की किलिंग हुई बहुत ज्यादा, विमेन्स वर रेप्ड, फैमिली सेपरेशन हुआ लोगों का। इसके साथ साथ बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स या कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम्स के बीच में अराइज हुआ। अब पार्टीशन हुआ जब 1947 में, तो लोगों को अपनी प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ के एक कंट्री, जैसे जो इंडिया में लोग हैं वो पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ रहे थे, तो उस टाइम लोगों के जो फाइनेंशियल एसेट्स थे वो भी विमेंस थे। विमेंस को फोर्सफुली दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा था, उनकी मैरिजेस कराई जा रही थी। तो ये जो 1947 का टाइम पीरियड था पार्टीशन का, ये सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने वाला टाइम पीरियड था। इसके साथ अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रिटिश इंडिया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ब्रिटिश इंडिया, एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस है जिसको हम लोग प्रोविंशियल स्टेट्स कहते हैं, दूसरे जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पे किंग हुआ करते थे। अब किंग हुआ करते थे तो इनको कुछ टाइप का कंट्रोल मिला हुआ था, इनको कुछ फ्रीडम मिली हुई थी जिसको ये एंजॉय कर रहे थे, यानी अपने इंटरनल अफेयर्स में अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। क्यों? जस्ट बिकॉज ब्रिटिश सुप्रीमेसी ने इनको थोड़ा सा कंट्रोल दे रखा था, पावर दे रखा था। इसके बाद जैसे इंडिपेंडेंस होता है, तो ये जो इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट्स का इंडियन यूनियन में, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने मना कर दिया यूनाइट होने के लिए। अब अगर इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसको गवर्न करने में प्रॉब्लम होगी, और इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का यूज किया। कुछ आपके प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे त्रवणकोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये स्टार्टिंग स्टेज पे इंडिया के साथ शामिल नहीं हुए। ये इन्होंने, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थी या जो उस टाइम की इंडिया ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये चीज अनाउंस किया था, आइदर यू हैव फ्रीडम टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्रीडम दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। अब ये फ्रीडम दी गई थी तो जो टेरिटरी इंडिया में थी, तो उनको तो टेरिटरी था, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज फार अवे। और हो सकता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अपने टेररिज्म के लिए फेमस है, तो इसलिए सबसे जो टफेस्ट चैलेंज था वो था हमारे लिए इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स का। कैसे भी करके एनी हाउ हमने प्रिंसली स्टेट्स को अपने में शामिल करना है। अब गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात थी एनी हाउ प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना। तो गवर्नमेंट ने जो अप्रोच अपनाई, उसमें सबसे बड़ी और सबसे इजी बात यही थी कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को फ्लेक्सिबल अप्रोचेस के लिए, यानी एकोमोडेशन, यानी सबको इक्वल राइट्स देने के वे में अपने साथ इंटीग्रेट कर लिए, यानी अपने इंटीग्रिटी में पीसफुल निगोशिएशंस कर लिए। यानी आप जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या जो गवर्नमेंट है, उनके बीच एक पीसफुल निगोशिएशंस हो गए, यानी दोनों ने एक दूसरे की बात पे राजी हो गए, एक तरह से कह सकते हैं। यानी डिप्लो इसके लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है, इसका काम दिया गया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। बट कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने एसेशन के लिए मना कर दिया या इनको अपने साथ शामिल करने के लिए काफी टफ सिचुएशन से हम लोगों को गुजरना पड़ा। उनमें से थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ये वो प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट होने के लिए मना कर दिया। गवर्नमेंट की कुछ अप्रोचेस भी इसमें फेल हो गई। अब जो बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट्स था उस टाइम का, और वहां पे रूल कौन कर रहा था? निजाम्स। अब जो निजाम्स थे उन्होंने इंटीग्रेट होने के लिए मना कर दिया। अब जब लेकिन निजाम्स ने तो मना कर दिया, लेकिन जो हैदराबाद की सोसाइटी थी
वो इंडियन यूनियन के साथ शामिल होना चाहती थी। इसके लिए सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, लेकिन जो निजाम्स थे उन्होंने अपने राजकार्स यानी जो उसकी आर्मी थी उसको भेज के जो सोसाइटी थी उसको सप्रेस कर दिया। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इस मैटर पे इंटरफियर किया और सितंबर 1948 को उन्होंने हैदराबाद को अपने साथ शामिल कर लिया। फोर्सफुली एसेशन हुआ, यानी कि जो निजाम्स थे उनको वहां से छोड़ना पड़ा और इंडियन यूनियन के साथ शामिल होना पड़ा। राजकार जो थे वो निजाम्स के सर्वेंट थे या ये कह सकते हो आर्मी थे। अब देखो सिचुएशन अगर रियलिस्टिक वे में देखो तो हैदराबाद रूल बाय निजाम्स, निजाम्स इंडियन यूनियन के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन जो सोसाइटी थी वो इंडियन यूनियन के साथ शामिल होना चाहती थी। अब सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया इसके लिए, तो निजाम्स ने अपने राजकार्स को यानी जो उसकी आर्मी थी उसको भेज के प्रोटेस्ट को शांत कराने की कोशिश करी, लेकिन शांत नहीं। इस जैसे ही इंडियन यूनियन को पता चलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज पे इंटरफेयर किया और वहां पे हैदराबाद पे अटैक किया, जिसके बाद फाइनली सितंबर 1948 को निजाम्स को वहां के कंट्रोल से हटाया जाता है और हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया जाता है। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर भी उन प्रिंसली स्टेट्स में आता है जिसने स्टार्टिंग में इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए मना कर दिया था। अब मणिपुर पे जो रूल कर रहे होते हैं अच्छा बोध चंद्र सिंह, वो महाराजा होते हैं मणिपुर के। और जो मणिपुर के महाराजा होते हैं बोध चंद्र सिंह, उन्होंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना के रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि किंग रूल होगा बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। और मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शंस अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि जो भी सिटीजन अप्रोप्रिएट, पहले हमारे यहाँ वोटिंग एज 21 थी, फिर बाद में इसको 18 किया गया, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत इलेक्शंस होल्ड करने की भी यहाँ पे मणिपुर में परमिशन थी। बट कुछ डिफरेंसेस थे मणिपुर मर्जर में गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर के महाराजा को प्रेशराइज किया एक एग्रीमेंट में साइन करने के लिए, और फाइनली सितंबर 1949 में इंडियन यूनियन में मणिपुर मर्ज हो जाता है। अब बात करें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की, तो हमें ये लगा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो स्टार्टिंग में ये एक सेपरेटिज्म क्रिएट करेंगे या एक प्रेशर क्रिएट करेंगे डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमारे जो स्टेट्स हैं उसको बनाया गया और रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स यूनिफॉर्म बेस मतलब प्लूरल नेचर ऑफ डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट्स का फॉर्मेशन कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसके लिए हमने आपको बताया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1953 में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट्स एक ऑन द बिहाफ डिफरेंट लैंग्वेज बाउंड्री क्रिएट कर दी जाए। फिर इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में। इसके बाद हमारे लिए 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए जाते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टू नेशन थियरी। टू नेशन थियरी क्या थी, इसको मतलब प्रोपाउंड किया था आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थियरी बनाई थी यानी दी थी, जिसमें इन्होंने सेपरेट मुस्लिम स्टेट्स बनाने की बात करी थी, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट हमने इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन देखा। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में ये था कि ये वो सारी इंडियन प्रोविंसेस थे जिसमें डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल होता था इंडिपेंडेंस के पहले। इसके बाद अदर वर्ड है आपको प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होते थे जहाँ पे इंडियन प्रिंस यूज रूल किया करते थे, और यहाँ पे ब्रिटिश सुप्रीमेसी के तहत इंटरनल अफेयर्स में जो प्रिंस होते थे वो रूल किया करते थे। नेक्स्ट है आपका राजकार्स। राजकार्स एक तरह की पैरामिलिट्री फोर्स थी निजाम्स की, जिनको निजाम्स ने अपने यहाँ का मूवमेंट शांत करने के लिए भेजा था, बट बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको सप्रेस कर दिया था। अगला है आपका निजाम। निजाम वर द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, और इनको निजाम का टाइटल इसलिए मिला था दे वर आल्सो द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। एंड लास्ट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये 1953 में अपॉइंट हुआ था, जो जो हमारे जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज बेसिस पे क्रिएट करने के लिए बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये था हमारा चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स सीयूटी यूजी या पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं या क्लास लेने के लिए आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट सीयूटी यूजी पीजी जिनका डोमेन सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज है
और किसी भी टाइप की ह्यूमैनिटीज क्लास के लिए आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। और फॉर द फर्दर अपडेट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जितने भी ह्यूमैनिटीज से सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या आपका लीगल स्टडीज हो, सारे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलते रहेंगे। सो आपको, जो भी बच्चे इस चैनल में नए आए हैं, वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। और किसी भी टाइप की ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की क्लास लेने के लिए, 11th 12th या सोशल साइंस 9th 10th की क्लास लेने के लिए आप टेक्स्ट कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. For any kind of classes you can contact on this number, और Instagram handle पे आप direct DM कर सकते हो। And thank you so much for watching this video. I hope you are doing well. Thank you so much.